THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। मैं हूं नवीन वर्मा। वेलकम बैक टू योर चैनल THI एजुकेशन। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए विलियन का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग कंसंट्रेशन सांद्रता के बहुत सारे पद पढ़ेंगे। कुछ पद सांद्रता के मैं आप लोग को पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, जैसे मोलरता मैंने आप लोगों को पढ़ाया, नॉर्मलता मैंने आप लोगों को पढ़ाया, मोलरता के बारे में बताया और मोल प्रभाज के बारे में, द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में, इत्यादि। इतने मैंने आप लोगों को टर्म सांद्रता के पिछले क्लास में पढ़ा दिया बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, है ना, और पार्ट्स प्रति मिलियन, पार्ट्स प्रति बिलियन, और फिर इसके बाद नॉर्मलता मोलरता में क्या संबंध होता है, मोलरता और मोल प्रभाज में क्या संबंध होता है, ये सब मैं आपको आज के लेक्चर में बताने वाला हूं। ठीक, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और वो भी स्टार्ट करेंगे आयतन संबंध के बारे में। ठीक, तो आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत के बारे में, है ना। इसको V/V प्रतिशत भी बोलते हैं। ठीक, तो किसी भी पदार्थ का या किसी भी विलयन का आयतन प्रतिशत कैसे निकालते बच्चों, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किसी भी विलयन का जो आयतन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम प्रतिशत या आयतन बटे आयतन प्रतिशत जो होता है, वो होगा विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन। ठीक, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, वो विलयन का आयतन प्रतिशत इससे आ जाएगा। ठीक, जैसे कभी भी आपको प्रश्न लगाना है तो प्रश्न में कैसे क्या दिया रहेगा और क्या पूछेगा, वो मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं। मान लीजिए एक विलयन है जिसका मान लीजिए पूछ लिया 49% V/V H2SO4। ठीक, ऐसे दे दिया है 49% आयतन बटे आयतन H2SO4, है ना। तो इसका अगर हम लोग को आयतन प्रतिशत बच्चों निकालना है तो कैसे क्या करेंगे, इसका मतलब पहले आप जानिए। इसका मतलब ये है कि 49 ml, यहां पे जो आयतन लिया जाता है बच्चों किस में लिया जाता है, ml में। तो इसका कहने का मतलब ये वॉल्यूम किस में है, ml में, मिलीलीटर में, और ये भी किस में, मिलीलीटर में। तो 49% आयतन बटे आयतन कहने का मतलब है इसमें 49 ml H2SO4 प्रेजेंट है। कितना, 49% H2SO4 प्रेजेंट है उसमें बिलियन के अंदर। तो अगर, और विलियन के अंदर H2SO4 क्या बच्चों, विलेय है, बाकी जो पानी है वो क्या है, विलायक है। तो अगर इसमें कह रहा है कि 49 ml H2SO4 है, तो बाकी जो 100 ml टोटल विलियन है, 100 ml विलियन है, और उसमें 49 ml H2SO4 है, तो बचा 51 ml, वो क्या है, पानी, विलायक। ठीक, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 49 ml
H2SO4 100 ml विलयन में उपस्थित है। ठीक, या इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, 49 ml विलेय या H2SO4 विलेय, यहां पे विलेय क्या है बच्चों, H2SO4, 49 ml विलेय H2SO4 कितने विलायक में उपस्थित है, 100 ml 100 ml विलयन था, उसमें 49 ml विलेय है, तो बचा कितना, 51 ml। तो यहां लिख सकता हूं 51 ml विलायक में। अब यहां पे विलायक कुछ भी ले सकता है, फिलहाल वाटर भी, पानी भी बोल सकता है, और कोई भी अदर भी विलायक बोल सकता है। तो 51 ml विलायक में उपस्थित है। तो ये था 49% आयतन बटे आयतन का मतलब। कैसे निकालते हैं, आयतन बटे आयतन प्रतिशत, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। ठीक, तो क्या हो जाएगा, किसी भी विलयन का आयतन आयतन प्रतिशत आ जाएगा। एग्जाम्पल जैसे 49% आयतन बटे आयतन H2SO4 दिया है बच्चों, तो इसका कहने का मतलब ये है कि 49 ml H2SO4 100 ml विलयन में उपस्थित है। या इसे हम लोग बोल सकते हैं 49 ml H2SO4 51 ml, यहां विलायक कुछ भी बोल सकता है, 51 ml विलायक में उपस्थित है। क्या इसका मतलब समझ में आया? तो ये आप लोगों को सांद्रता एक पद और पता चल गया, आयतन आयतन प्रतिशत के बारे में बच्चों। ठीक, अब मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अगला जो सांद्रता का पद है वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जिसे हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, W/V%, ऐसे लिखते हैं। ओके, मास वॉल्यूम परसेंट या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कैसे प्रदर्शित करते हैं, W/V%। अरे बोलो, चलिए देखते हैं। किसी भी पदार्थ का अगर आप लोग को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालने को बोले, या किसी विलयन का, किसी भी चीज का अगर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पूछ रहा है, तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे जो विलेय है ना। फिलहाल मैं आप विलयन की बात कर रहा हूं कि आप लोग को विलयन पढ़ा रहा हूं। तो विलयन के अंदर अगर आपको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पूछे बच्चों, तो हम लोग बोलेंगे विलेय का द्रव्यमान। किसका, विलेय का द्रव्यमान, क्योंकि ऊपर W है, तो विलेय का द्रव्यमान और नीचे क्या है, आयतन, तो बटे विलयन का आयतन। विलेय का आयतन नहीं, विलयन का आयतन। समझ पा रहे हो? तो किसी भी विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत अगर आपको निकालने को बोले, तो आप बोलेंगे विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे 100। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? ठीक, तो चलिए कैसे निकालेंगे, W/V% अगर हमको निकालना है, तो हम लोग बोलेंगे विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे 100। ठीक, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे 100। ये जो विलेय का द्रव्यमान है बच्चों, ये ग्राम में रहेगा। किस में रहेगा, ग्राम में। और जो विलयन का आयतन है, ये किस में रहेगा बच्चों, ml में, गुणे 100। तो ये आ जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण ले रहा हूं,
वही सेम टू सेम 49% W/V C2H5OH एथेनॉल, है ना, या यहाँ पे 21, 26 कुछ भी बोल सकते हैं, है ना, कुछ भी। तो इतना प्रतिशत द्रव्यमान बटे आयतन एथेनॉल का प्रेजेंट उपस्थित है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, तो आप ये बताएंगे कि इसको पहले आप लिखना सीख लीजिए। इसका मतलब है 49 ग्राम एथेनॉल, 49 ग्राम एथेनॉल उपस्थित है किसमें, 100 ml विलयन में, क्योंकि ऊपर ग्राम रहेगा और नीचे आयतन। तो 49 ग्राम एथेनॉल 100 ml विलयन में उपस्थित है, 100 ml विलयन में उपस्थित है। ठीक, चलिए अब एक बच्चा पूछा सर मान लीजिए विलायक का कैसे क्या निकालेंगे, तो यहां आप लोग निकाल नहीं सकते, आप डायरेक्ट घटा नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि यहां पे तो मास है, एक आपको क्या दिया, द्रव्यमान, और एक आपको क्या दिया है, आयतन। तो क्या आप आयतन में से द्रव्यमान घटा के आप विलायक बता देंगे क्या? नहीं बता पाओगे बच्चों। ठीक, लेकिन हाँ अगर हमको विलयन का घनत्व दिया रहे, क्या घनत्व, मान लीजिए एक प्रश्न आपके सामने मैं जब दूंगा तो उस प्रश्न में ऐसे पहले ये लिखा रहेगा और वहां पे मान लीजिए घनत्व, इस एथेनॉल और जो भी विलायक का विलयन तैयार किया है उसका घनत्व मान लीजिए मैंने यहां पे दे दिया है 1 ग्राम प्रति ml। कितना? 1 ग्राम पर ml। तो अगर विलयन का घनत्व आपको दिया है तो बताइए क्या विलयन का द्रव्यमान निकल जाएगा? जी हां, क्योंकि घनत्व 1 ग्राम ml कहने का मतलब है बच्चों 1 ml विलयन का द्रव्यमान कितना है? 1 ग्राम। यही है घनत्व कहने का मतलब, 1 ml विलयन का द्रव्यमान कितना? 1 ग्राम। तो 100 ml विलयन का द्रव्यमान कितना होगा? 100 ग्राम होगा। अगर 1 ml विलयन का द्रव्यमान 1 ग्राम है तो 100 ml विलयन का द्रव्यमान कितना होगा? 100 ग्राम होगा। लेकिन ये तब आप मास, ये जो द्रव्यमान आप निकाल रहे हैं विलयन का, ये तभी निकाल पाएंगे जब आपको प्रश्न में या कहीं भी घनत्व तो दिया रहेगा, तभी आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो मैं इसको ऐसे अब लिख दूंगा, मैंने यहां पे बोल दिया, मान लिया है कि अगर विलयन का घनत्व तो दिया है, तो अब देखिए इसको कैसे और लिख रहा हूं। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि 49 ग्राम एथिल एल्कोहल, अब 100 ml के प्लेस पे क्या लिखता हूं? 100 ग्राम। तो 49 ग्राम एथेनॉल 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। 49 ग्राम एथेनॉल 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। ठीक, अब आपने घनत्व के सहायता से आपने विलयन का द्रव्यमान लिया है और अब विलयन का द्रव्यमान बच्चों अगर आपको पता चल गया तो मुझे उम्मीद है कि आपको विलायक का द्रव्यमान भी पता चल जाएगा। कैसे? क्योंकि विलेय का द्रव्यमान पता और विलयन का द्रव्यमान पता, तो विलयन के द्रव्यमान में से विलेय का द्रव्यमान अगर आप घटाएंगे तो विलायक का द्रव्यमान पता चल जाएगा। ठीक, तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं इसको, 49 ग्राम एथिल अल्कोहल 51 ग्राम विलायक में उपस्थित है। क्या ये समझ में आया? क्या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत समझ में आया बच्चों? और अगर समझ में आ गया तो मुझे बहुत एकदम सेम टू सेम बच्चों एनसीईआरटी भी इसी तरीके से एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं एनसीईआरटी को आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ऐसे ही निकालते हैं। तो एनसीईआरटी विलयन ना मान के अवयव बोल रहा है। क्या? अवयव। वो बोला किसी भी अवयव का द्रव्यमान आयतन
प्रतिशत निकालना है तो उस एक अवयव का, जिसका भी निकालना है, उस अवयव का द्रव्यमान बटे सभी अवयव जितने लोग उसके अंदर मिक्स हैं सभी अवयव का आयतन, ऐसे निकालना है। ठीक, फिर आपके एनसीईआरटी एक एग्जांपल दिए हैं 49% W बटे V, वहां पे कुछ और लिखा है, कोई और एग्जांपल के द्वारा इसी चीज को समझाया है बच्चों। मुझे उम्मीद है आपको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत समझ में आ गया है। ठीक, चलिए सांद्रता का अगला पद जो है पार्ट्स प्रति मिलियन। देखिए दो और होते हैं, ये सूक्ष्म है। जब भी हम लोगों को किसी का सूक्ष्म सांद्रता का निकालना होता, बहुत कम मात्रा में सांद्रता निकालना उसकी, तो हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत ही लेस क्वांटिटी में, बहुत ही कम मात्रा में मान लीजिए कहीं कोई उपस्थित है और उसकी सांद्रता अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग यहाँ पे पार्ट्स प्रति मिलियन या पार्ट्स प्रति विलियन का यूज करते हैं। तो चूंकि आपके बोर्ड में पार्ट्स प्रति विलियन नहीं दिया है बच्चों, केवल और केवल पार्ट्स प्रति मिलियन दिया है, इसलिए मैं आपको सिर्फ पार्ट्स प्रति मिलियन ही पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक, तो अगला जो सांद्रता की पद है, ये टर्म है, वो क्या है, पार्ट्स प्रति पार्ट्स प्रति मिलियन, पार्ट्स प्रति मिलियन, ppm, है ना। तो जब भी कोई अवयव सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित हो, बहुत कम मात्रा में उपस्थित हो और उसकी सांद्रता अपने को निकालना हो, तो हम लोग कौन सा सांद्रता का इकाई यूज करते हैं, पार्ट्स प्रति मिलियन। फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत ही बेहतरीन उदाहरण, जैसे मान लीजिए आपकी, समझ रहे हैं, बेस्ट एग्जांपल यही मैंने आपको दिया हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में भी हो सकता है यही एग्जांपल दिया हो। तो वातावरण में उपस्थित प्रदूषकों का सांद्रता पार्ट्स प्रति मिलियन में ही निकाला जाता है। ठीक, तो ये कब यूज करते हैं, जब कोई विलेय या कोई भी अवयव बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित हो, तब इस सांद्रता के टर्म का हम लोग यूज करते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, ppm, मैं अब इसको पार्ट्स प्रति मिलियन नहीं लिख रहा हूं, उसको लिख रहा हूं ppm बराबर, फिलहाल मैं यहां विलयन के लिए बात कर रहा हूं या कोई और पदार्थ की बात नहीं कर रहा हूं, तो यहां विलयन और विलायक से ही और विलयन से ही उपस्थित बात करूंगा। तो यहां बता रहा हूं बच्चों, पार्ट्स प्रति मिलियन जो होगा वो होगा विलेय का द्रव्यमान या आयतन भी आप लोग ले सकते हैं, चाहे द्रव्यमान ले लीजिए चाहे आयतन, बटे विलयन का द्रव्यमान। तो आप विलयन का द्रव्यमान या विलयन का आयतन भी ले सकते हैं, W/W या V/V या W/V, कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन यहां 100 से मल्टीप्लाई, 100 से गुणा नहीं करेंगे बच्चों, बल्कि 10⁶ से गुणा करेंगे। तो ये हम लोग क्या निकाल लेंगे इससे, पार्ट्स प्रति मिलियन। अभी मैंने आप लोग को द्रव्यमान प्रतिशत बताया, आयतन प्रतिशत बताया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बताया। इन तीनों में हम लोग 100 से गुणा कर रहे थे, लेकिन अगर इन्हीं तीनों में 10⁶ से गुणा कर दिया जाए तो वहां पे ना द्रव्यमान प्रतिशत रह जाता है, ना आयतन और ना द्रव्यमान आयतन प्रतिशत रह जाता है, बल्कि उसके स्थान पे पार्ट्स प्रति मिलियन आ जाता है। क्या इतनी बात क्लियर हुई? तो क्या आपको पता चल गया पार्ट्स प्रति मिलियन के बारे में? ठीक, तो मैंने आप लोग को सांद्रता के कितने पद बताए वो एक करके मैं आपको गिना दे रहा हूं। पहले मैंने आप लोग को बताया बच्चों मोलरता, दूसरा नॉर्मलता, तीसरा मोललता, चौथा मोल प्रभाज, फिर पांचवा द्रव्यमान प्रतिशत, इसके बाद आयतन प्रतिशत, इसके बाद
द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसके बाद पार्ट्स प्रति मिलियन। तो इतने मैंने आप लोगों को सांद्रता के टर्म बताए। अब बोर्ड्स में क्वेश्चन कैसे आता बच्चों, कोई दो उठाएगा, कोई सांद्रता के दो पद उठाएगा और बोलेगा इन्हीं के बारे में आप बताइए। जैसे इसी बार 2019 में यूपी बोर्ड का जो एग्जाम हुआ था उसमें आपके 2 नंबर का आया था नॉर्मलता और मोललता के बारे में बताइए। ठीक बच्चों, तो मुझे उम्मीद है अगर इस वीडियो को आप देख लिए, जो वीडियो के मतलब विलियन के जो तीनों वीडियो अभी तक पढ़ चुके हैं, उसको देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप जो नॉर्मलता या मोलरता पूछा है वो आप बोर्ड्स में जरूर कर लेंगे। क्या बात क्लियर हो रही है? ठीक, तो चलिए अगला जो है, ये सांद्रता के सारे पद मैंने आपको बता दिया बच्चों। अब कुछ सांद्रता के पद का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने जा रहा हूं, जैसे नॉर्मलता का मोलरता से, है ना, मोल प्रभाज का मोललता से, ठीक, और मोलरता और घनत्व में कैसा क्या संबंध आएगा, तो ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करता हूं। प्रथम पहला संबंध, नॉर्मलता मोलरता में संबंध। नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध। नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध। ऐसे एक नंबर के क्वेश्चन मान लीजिए बोर्ड में पूछ ले बच्चों, नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध स्थापित करिए। बहुत ही 2 लाइन का संबंध है, बट क्वेश्चन में जो पूछेगा 1 से 2 नंबर का आ जाएगा। तो प्लीज आप इस संबंध को देख लेंगे तो मुझे उम्मीद अगर बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक, तो नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध। एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो नॉर्मलता आप लोग फॉर्मूला पढ़े बच्चों, नॉर्मलता का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं। नॉर्मलता बराबर मैंने बताया था विलेय का ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100, सॉरी गुणे 1000, लेकिन यह तकनीक में रखेंगे ml में, है ना। तो ये विलेय का ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन गुणे 100, और एक इसमें रखते बच्चों ml में अगर रखेंगे तो 1000 और अगर लीटर में रखेंगे तो 1000 नहीं लगाएंगे। ये इसी को मैंने आप लोगों को बताया था, नॉर्मलिटी नॉर्मलता n से लिखते हैं। ग्राम तुल्यांक W बटे E होता है। W क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का तुल्यांकी भार, है ना, और गुणे 1 बटे आयतन, किसमें? अगर आप लीटर में लेंगे विलयन का आयतन। ठीक, चलिए देखिएगा, आपको एक चीज और पता बच्चों, जो तुल्यांकी भार होता है वो होता है अणुभार बटे संयोजकता कारक। ये मैंने आप लोगों को बताया था, संयोजकता कारक, वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर इसे बोलते हैं। तो अणुभार बटे संयोजकता कारक होता क्या? तुल्यांकी भार। तो क्या मैं इसको आगे लिख सकता हूं? नॉर्मलिटी बराबर होगा, नॉर्मलता बराबर होगा विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार इंटू 1 बटे आयतन, किसमें? लीटर में, और अणुभार बटे संयोजकता फैक्टर। संयोजकता फैक्टर को मैं VF से लिख रहा हूं, वैलेंसी फैक्टर, संयोजकता फैक्टर VF, है ना। तो ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि अणुभार बटे संयोजकता कारक है, तो संयोजकता कारक ऊपर चला जाएगा। तो ये दिखाई पड़ रहा हो, इतने को मैं क्या बोलता हूं बच्चों? विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार गुणे 1 बटे आयतन विलयन का, इसको क्या बोलता हूं? मोलरता बोलता हूं। नहीं बोला था? मैंने बताया था 1 लीटर विलयन में उपस्थित
विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। ये मोल हो गया, ये आयतन हो गया, तो मैं लिख सकता हूं नॉर्मलता बराबर हो जाएगा बच्चों मोलरता गुणे संयोजकता कारक, वैलेंसी फैक्टर, संयोजकता कारक। चूंकि जो होती बच्चों जो संयोजकता कारक होता है, संयोजकता कारक एक से हमेशा क्या होता है बच्चों, एक के बराबर भी होता है और एक से बड़ा भी होता है ना, एक से बड़ा भी होता है और एक से बराबर भी होता है। तो नॉर्म अगर एक रख दिया जाए तो नॉर्मलता और मोलरता बराबर हो जाए, अगर एक से ज्यादा कर दिया जाए तो मोलरता में आप एक से मल्टीप्लाई, एक से ज्यादा से दो से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके नॉर्मलता आएगा। तो बताइए नॉर्मलता बड़ा या मोलरता? नॉर्मलता। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ नॉर्मलता और मोलरता में नॉर्मलता बड़ा होता है या बराबर होता है। बराबर कब होगा बच्चों? जब संयोजकता कारक एक के बराबर कर दिया जाएगा, तो यहाँ एक दोनों बराबर हो जाएंगे। एक से ज्यादा करोगे तो मोलरता में उतने से गुणा करना पड़ेगा तब जाके नॉर्मलता आएगा। अतः हम लोग कह सकते हैं नॉर्मलता जो होता है किसी विलयन का वो बड़ा होता है। ठीक, चलिए ये था, मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं, मैं विलयन की सांद्रता की बात नहीं कर रहा हूं। अगर विलयन की सांद्रता के बारे में बात किया जाएगा तो उसका उत्तर कुछ अलग आएगा, वहां नॉर्मलता आगे नहीं जाता बच्चों, वहां मोलरता आगे चला जाता है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक। बट इतना मैंने आप लोग को आज मैंने पहला एक पॉइंट बताया, नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध बच्चों, नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध। क्या ये बात क्लियर हुआ? ठीक, चलिए मैं अब आपको आगे बताने जा रहा हूं अगला संबंध, मोललता तथा मोल प्रभाज में संबंध। ये भी बोर्ड में क्वेश्चन आता रहता है, इसलिए इसको मुझे बताना ही पड़ेगा। मोललता तथा मोल प्रभाज में संबंध, मोललता तथा मोल प्रभाज में संबंध। ठीक, देखिए मोल प्रभाज मैंने आप लोगों को क्या बताया था। मान लीजिए दो घटक ऐसे हैं विलयन के जो विलयन का निर्माण कर रहे हैं, उसमें मतलब एक विलेय है और एक क्या है, विलायक। तो एक A है और एक B है। B को मैंने क्या बोल दिया, विलेय बोल दिया, क्या, विलेय। और A को मैंने बच्चों क्या बोल दिया, विलायक, है ना। मोललता को स्मॉल m से लिखते हैं और मोल प्रभाज को स्मॉल x से लिखते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो मैंने विलयन के जो दोनों घटक होते हैं विलायक और विलेय, विलेय को लिख दिया B से और विलायक को लिख दिया A से। तो इसका जो मोल होगा विलायक का उसे A का मोल और विलेय का जो मोल होगा उसे NB से लिखेंगे। बोलो। तो आप लोग को एक पॉइंट मैंने आप लोग को बताया था, जो मोल प्रभाज का अनुपात होता है क्या वही मोल का अनुपात आता था? ये पॉइंट मैंने आप लोग को बताया था। प्लीज आप जाके फिर से देख लीजिएगा वीडियो, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, है ना, याद नहीं है तो फिर से जाके उसी वीडियो को देखिए। ज्यादा देर की वीडियो नहीं बना रहा हूं आप लोग को, ताकि आप लोग को बोरियत ना महसूस हो। बट अगर कंटेंट मान लीजिए कभी ज्यादा दे रहा हूं तो हो सकता है टाइमिंग थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है ना। तो फिलहाल मैं यहां पे बात करूं, मान लीजिए यहां पे A का मोल प्रभाज और B के मोल प्रभाज का अनुपात लेना है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, A के मोल का अनुपात और B के मोल का अनुपात। क्या इतनी बात क्लियर हुई? ये हमको पता है, इसके पहले कैसे निकाले थे वो भी आपको पता है। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, A का मोल प्रभाज बटे B का मोल प्रभाज बराबर A का मोल, मोल क्या होता है, द्रव्यमान बटे अणुभार। तो क्या लिखूंगा इसे, A का द्रव्यमान बटे A का अणुभार इनटू, देखो
अब मैं इसके नीचे फिर से पूरा बड़ा ब्रैकेट बड़ा सा लाइन खींच के फिर इसका लिखूं, तो ऐसे ना लिख के मैं इसका उल्टा कर दे रहा हूं। क्या? अनुभार किसका बच्चों? B का अपॉन किसका द्रव्यमान? B का। कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो कैसे, A का द्रव्यमान बटे A का अनुभार, फिर पूरे का बटे B का द्रव्यमान बटे B का अनुभार, और ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो देखिए वही तो हुआ, MA बटे MWA इंटू MB नीचे रहेगा और MWB एकदम ऊपर चला जाएगा। MWB क्या है? B का अनुभार है। B क्या है? विलेय का द्रव्यमान है, क्योंकि B को विलेय बोला हूं। और A क्या है? विलायक का द्रव्यमान। और ये क्या है? ये क्या है? A का अनुभार है ना। तो फिलहाल मैं इस पार्ट को बेटा पलट दे रहा हूं बच्चों, इस पार्ट को पूरा पलट दे रहा हूं, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, XB बटे XA। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। XB बटे XA पूरा बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? MB बटे MWB इंटू MWA ऊपर चला आएगा अपॉन MA। ठीक, मैं 1000 से ऊपर नीचे भाग और गुणा कर दे रहा हूं। तो 1000 से ऊपर गुणा किया और 1000 से नीचे भाग किया, अरे कट जाएगा, कुछ मतलब नहीं है। लेकिन इसको कैसे देखिएगा, क्या मैंने आप लोग को बताया था, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अनुभार गुणे 1000 बटे विलायक का द्रव्यमान। ये वाला पार्ट इतना बच्चों, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, विलेय का द्रव्यमान बटे विलायक का अनुभार गुणे 1000 बटे विलायक का द्रव्यमान। इतने को अपन लोग बोलते हैं मोललता। याद है, मैंने आप लोग को बताया था 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय का मोल कैसे आएगा? विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अनुभार, और विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में नहीं लेना, ग्राम में, क्योंकि यहां ग्राम में आया है। तो ऊपर 1000 और नीचे विलायक का द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अनुभार गुणे 1000 बटे विलायक का द्रव्यमान, और इतने को मैं स्मॉल m से मोललता बोल दिया। तो बताइए क्या है रिलेशन? XB बटे XA बराबर मोललता स्मॉल m, इसको यहां लिख दे रहा हूं मोलैलिटी, क्योंकि मोललता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? मोलैलिटी गुणे अनुभार किसका? A का, मतलब विलायक का अनुभार बचा है, और नीचे क्या बचा है? 1000। तो ये किसके किसके बीच संबंध आया बच्चों? मोल प्रभाज और मोललता के बीच। मोल प्रभाज और मोललता के बीच अपने को क्या पता चल गया? संबंध पता चल गया। ठीक, तो ये संबंध दो ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये संबंध हो सकता है आपके एनसीईआरटी में दिया हो, तो ये बोर्ड्स में पूछते हैं। तो मैंने आप लोग को विलियन का 1/4 पार्ट जो आपकी इस बार का सिलेबस बनाया गया, उस सिलेबस का 1/4 पार्ट, या आप बोल सकते हैं 30% पार्ट मैं खत्म कर दिया बच्चों। इसके बाद 25 से 30% पार्ट, या बोल सकते हैं 35% पार्ट जो है वो राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम है। बाकी का जो और परसेंट था वो आता था अणुसंघ गुणधर्म, और अणुसंघ गुणधर्म इस बार अपने को नहीं पढ़ना बच्चों, इसलिए ये वाला विलियन का ये बहुत ज्यादा खत्म हो चुका है। इतना यहां से अगर बोर्ड में विलियन से पूछेगा, या तो यहां से पूछेगा या तो राउल्ट के नियम से पूछेगा। तो इस 3 लेक्चर में मैं आपको विलियन का लगभग 30 से 40% पढ़ा दिया हूं। बचा 40 से 50% जो बचा है वो राउल्ट के नियम और हेनरी के नियम पे टाइम दूंगा, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको विलियन किसे कहते हैं, विलियन के घटक कौन कौन से होते हैं, सांद्रता हैं, या सांद्रता के जो भी पद हैं, जो भी मैंने आप लोग को बहुत सारी टर्म्स बताए, नॉर्मलता, मोलरता, मोल प्रभाज, W/W, W/V, V/V, ppm, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। और फिर इसके बाद मैंने आप लोग को नॉर्मलता, मोलरता में संबंध बताया, और मोलरता और मोल प्रभाज में संबंध बताया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज THI एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए,
है ना, ताकि आप लोगों को आगे का वीडियो आपको तुरंत जैसे ही अपलोड किया जाए आपको तुरंत मिल सके। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करिए। ओके बच्चों, ठीक, मिलेंगे अगले लेक्चर में नए वीडियो के साथ।